नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक का पहला अंक और दूसरा अंक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरे अंक को। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावे अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड पीजीटी सिलेबस में आप देखेंगे गद्य कृतियाँ के अंतर्गत यानी भाग 4 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो कि एक नाटक है, मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसका पहला अंक और दूसरा अंक हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अंक 3 को यानी अंक तीसरा को। कुछ और वर्षों के बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाघ छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल एक बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है, नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। उसी बीच मातुल आते हैं और मल्लिका से कहते हैं कि मल्लिका। फिर मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका कहती है, कौन है? मातुल कहता है, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आँखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहाँ अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। उसके बाद मल्लिका, आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल कहते हैं, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं था। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है। यानी मातुल बुजुर्ग हो चुके हैं और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहाँ न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पर टिकता ही नहीं है। इन चिकने शिला खंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैरों को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते ही बेघर हो रहा हूँ। न बाहर रहते बनता है न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है, जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आया हूँ। फिर कहती है मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल कहता है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में ही नहीं हो सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। इस प्रकार अपना वेदना सुनाते हैं। प्रतिहारी का मतलब होता है पहरेदार यानी अंगरक्षक। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को
देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल, में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल, न देवी है, न देवता, न पंडित है, न राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्र तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है और न ही मुझसे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका कहती है, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है और कहता है, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी हो? अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नष्ट नहीं रही है। यह ठीक है कि प्रियंक मंजूरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका कहती है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मल्लिका कहती है, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार मतलब मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बरसने लगा तो फिर कहते हैं, बस तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका कहती है, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल कहता है, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह न हो। फिर मल्लिका कहती, परंतु समाचार क्या है? मातुल कहता है, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका कहती है, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल कहता है, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या है। हो सकता है कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। इसी बीच मल्लिका कहती है, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा हूँ, यह तो ठीक है। फिर मल्लिका कहती है कि नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाओं को ग्रहण नहीं की।
मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते थे, उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वरांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वरांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ। किंतु कालिदास का आगमन होता है और कहते हैं, संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। मल्लिका कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है और कहता है, और सच कहूँ तो यह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ से क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका कहती है, आश्चर्य मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ, वास्तव में मैं हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका कहते, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका हूँ, टूटा हारा हुआ हूँ। यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका कहती है, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं कालिदास कहता है, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका कहती है, बहुत थक गए हो? कालिदास कहता है, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते? कालिदास कहता है, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो। यह घर भी कितना बदल गया है और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा ज्यों का त्यों।
यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। मल्लिका कहते हैं, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना ही नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका कहती है, थके हो, बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मल्लिका कहती है, आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुत्व का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में भी मैं जी सकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास दिखता है। कुंभ, बाघ, छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहता हूँ कि कभी भी लौटकर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। मल्लिका कहती है, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। कालिदास, कौन था यह? मल्लिका कहती है, कहा है न, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर भी विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। फिर कहती है मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास कहता है, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपवास उड़ाया था। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं है, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है,
हो सकता था मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी कार्यक्षेत्र मेरे क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती है तभी यह अनुभूति मुझे सालसी की मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूँगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएँ मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। मेरी भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह मना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा और मैं आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कहूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन को वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष को पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका कहती है वह सूत्र कभी नहीं टूटा। कालिदास कहता है मेघदूत तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई। मल्लिका कहती है मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई है। फिर कालिदास कहता है तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई हैं क्या। मल्लिका कहती है उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियाँ मिल जाती है। मल्लिका कहती है मैंने कहकर मंगवाई थी, वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपियाँ मिल पाती थी। कालिदास कहता है और इनके लिए धन। मल्लिका कहती है वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी,
धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास कहता है, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीगकर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। मल्लिका कहती है, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी। कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु इस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास कहते हैं, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैल हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, परंतु तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्रधूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं? मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। कालिदास कहता है, मल्लिका, फिर किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका कहती है, यह मेरा वर्तमान है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? इसी बीच विलोम आता है। वह कहते हैं कि भीगे दिन में फिसल कर गिरे खाई में कितनी बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौटकर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौटकर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है। न जाने आँखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? कालिदास कहते हैं, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। इसी बीच विलोम कहते हैं, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझसे घिरना है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था न कि हम एक दूसरे के कष्ट बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। इसी बीच मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं कहोगे? कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी कारण इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है, परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारे भेंट यहीं होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है।
तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानते हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हिरण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है। फिर बोलते हैं क्या कहता है। मल्लिका कहते आर्य विलोम कहता है तुम नहीं चाहते कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कि कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या नहीं। चलो देखोगे। कालिदास यहाँ से चले जाओ विलोम, यहाँ से चले जाओ। विलोम कहता है चला जाऊँ। इस घर से हंसता है और कहता है इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही। सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास कहते हैं मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम कहता है क्यों। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो। क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपने प्रतीत होने लगी है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। और हंसता है जैसे जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है। क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। मल्लिका क्या सोच रहे हो। फिर कालिदास कहता है सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है और कहती है और भी तो कुछ सोच रहे हो। मल्लिका कहती है। फिर कालिदास कहते हैं और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं उपत्यकाओं मतलब पहाड़ की तलहटी का विस्तार वही है। पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है। वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही है। मल्लिका कहती है और कालिदास कहते हैं और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है। वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका कहती है तुम कह रहे थे कि तुम फिर अर्थ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास कहते हैं मैंने कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्लिका कहती है क्योंकि कालिदास क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। मल्लिका कहते हैं कालिदास इस प्रकार पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाते हैं। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाता है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन नाटक यहीं पर समाप्त होती है, जो कि बहुत ही मार्मिक और प्रेम से भरा एक नाटक है, जो कि बाद में कालिदास और मल्लिका में मनमुटाव हो जाता है। जिस कारण क्योंकि
कालिदास बिछड़ जाता है और बिछड़ने के कारण उनकी दशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। इस प्रकार मोहन राकेश द्वारा रचित यह आषाढ़ का एक दिन नाटक बहुत ही मार्मिक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।